हेलो। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। आज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होते क्या है, क्या फ़ायदा होता है इसका। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने बाद में अपने परिवार के लिए ये बीमा ले सकता है कि कल को कुछ उसको हो जाए तो उसके बाद में परिवार का क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बीमा लेने में फ़ायदेमंद होती है और ये हर जगह कवर होती है इसके पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है ये वर्ल्ड वाइड कवर होता है 24/7। कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना घट जाए और उसमें अगर कोई शारीरिक नुकसान हो या डेथ हो जाए तो उस पर क्लेम किया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि कंडीशन क्या कि ये बीमा कौन ले सकता है। जिसकी एज 5 से 70 साल के बीच में वो इस बीमा को ले सकता है। 70 साल से ऊपर अगर किसी की उम्र है तो उसको नई बीमा नहीं मिलेगी, वो और केवल रिन्यूअल करा सकता है। 70 साल तक कोई भी व्यक्ति नई बीमा जाके बीमा कंपनी से ले सकता है। और इसका जो प्रीमियम है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे उसकी उम्र पे, उसके ऑक्यूपेशन मतलब वो किस तरीके का काम करता है, उसकी रिस्क किस तरीके की है, जो हैवी रिस्क है। और रिस्क जो है वो 3 तरह की होती है, नॉर्मल, मीडियम और हाई रिस्क। 3 कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है, जो अभी नीचे मैं बताऊंगा आपको आगे। और एक है कैपिटल सम इंश्योर्ड कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस के अनुसार उसको कैपिटल सम इंश्योर्ड दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी इनकम तो कम हो और हम उसको सम इंश्योर्ड ज़्यादा दे दें, वो भी संभव नहीं है। और तो हमें अगर बीमा लेनी है तो हमें उस हमारी इनकम के अनुसार ही ये बीमा मिलेगी। और इनकम जो है वो डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए, जैसे वो कमाता है कोई उसको सैलरी मिलती है या उसको बिजनेस करता है तो बिजनेस से जो इनकम होती है। ऐसा नहीं है कि वो रिटायरमेंट हो चुका हो, उसको पेंशन मिल रही है या बैंक से ब्याज मिल रहा है, वो उसकी इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट इनकम को ही इनकम माना जाएगा इसमें। और ये इसकी जो पॉलिसी है वो एक साल के लिए मिलती है। अभी मैंने आपको बताया था कि रिस्क जो है वो 3 तरह की होती है, नॉर्मल रिस्क, मीडियम रिस्क और हैवी रिस्क। 3 कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है बीमा कंपनियों ने। नॉर्मल रिस्क के अंदर प्रीमियम का जो रेट है वो सबसे कम होता है, मीडियम में थोड़ा उससे ज़्यादा और हैवी रिस्क में सबसे ज़्यादा रेट लिया जाता है। नॉर्मल रिस्क में वो होते हैं जिनकी जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनके वर्क प्लेस पे उनको एक्सीडेंट होने की संभावना है बहुत कम होती है। और मीडियम रिस्क में होता है कि जो थोड़ी सी उनको ज़्यादा संभावना होती है। हैवी रिस्क में वो हैं जिनको सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इनको आप अलग अलग पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। नॉर्मल रिस्क में जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, बैंकर्स हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं, इसी प्रकार के बैठ के। मीडियम रिस्क में कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर हैं, वेटनरी डॉक्टर है। जैसे डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर तो नॉर्मल रिस्क में आता है और वेटनरी पशुओं का जो डॉक्टर है वो मीडियम रिस्क में आता है। और किसी गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर हों, पेड ड्राइवर का जो ड्राइवर की जॉब करते हैं वो मीडियम रिस्क में आते हैं। हैवी रिस्क के अंदर आते हैं माइनिंग के अंदर काम करने वाले वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर्स, सर्कस में काम करने वाले व्यक्ति, स्पोर्ट्समैन आते हैं। ये सब हैवी रिस्क के अंदर आते हैं। एक इसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंट होता है फैमिली पैकेज। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के अलावा अपने परिवार को भी अगर पीए कवर में कवर करवाता है
पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंदर कवर करवाता है, तो उसको 5% डिस्काउंट मिल जाता है। फैमिली के अंदर का मतलब होता है कि उसको खुद के अलावा उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे। फैमिली कवर के अंदर केवल अकेले को फैमिली कवर नहीं माना जाता है, कम से कम उसके या तो उसके बच्चा हो साथ में या फिर वाइफ हो, एक तो कम से कम होना चाहिए। मतलब पॉलिसी के अंदर 2 सदस्य होने चाहिए, पॉलिसी लेने वाला और साथ में उसकी वाइफ या उसके बच्चे, या फिर स्वयं उसकी वाइफ और उसके बच्चे, तभी उसमें 5% डिस्काउंट मिलता है। और इसका जो सम इंश्योर्ड है वो जो कमाने वाला पर्सन है परिवार का, जो चाहे वो औरत हो या आदमी हो, पति या पत्नी में से अगर दोनों कमाते हैं तो दोनों को 100% मिलेगा, बराबर का सम इंश्योर्ड मिल जाता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो पति और पत्नी अगर दोनों कमाते हैं तो दोनों को 10-10 लाख रुपए का कवर मिल जाता है। अगर मान लीजिए पति कमाता है, पत्नी हाउसवाइफ है, तो पति को 10 लाख और पत्नी को 1 लाख तक का कवर मिलेगा। जो टोटल कैपिटल सम इंश्योर्ड जो लिया था उसका 50% या 1 लाख मैक्सिमम है, अगर का सेकंड पर्सन अगर कमाता नहीं है तो। अगर पत्नी कमाती है, अर्निंग करती है और पति अर्निंग पर्सन नहीं है तो पत्नी का 100% होगा और पति का 50% या 1 लाख जो भी कम से कम होगा वो होगा। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25% होगा। टोटल का सम इंश्योर्ड जो उसने लिया है, मान लीजिए 10 लाख लिया है तो उसका 25% होगा और ये मैक्सिमम 50,000 तक हो सकता है। ये 25% या 50,000 जो भी लोअर होगा, कम से कम होगा, वो दिया जाएगा। मान लीजिए उसने 1 लाख लिया है तो उसका 25% 25,000 होगा तो 25,000 मिलेगा बच्चों को, ऐसा नहीं है 50 मिलेगा, मैक्सिमम 50,000 रुपये। और ये पॉलिसी स्वयं के साथ साथ परिवार के लिए भी ले सकते हैं, इसमें 5% डिस्काउंट भी मिलता है। अब है कि इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके बेनिफिट्स के लिए इसमें बीमा कंपनी द्वारा 3 टेबल दी गई है, 1, 2 और 3। इनके अनुसार प्रीमियम डिसाइड भी होता है। प्रीमियम टेबल 1 में 2 हैं, टेबल 1 और टेबल 1A। टेबल 2 है और टेबल 3 है। टेबल 1 सबसे कम रेट है, टेबल 2 के उससे ज़्यादा हैं और टेबल 3 के उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हैं। टेबल 1 के अंदर होता है केवल डेथ कवर होती है, जिसका अगर किसी की बीमा ली है और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को उसका 100% सम इंश्योर्ड मिल जाता है। मान लीजिए उसने 1 लाख की बीमा ली है तो उसको 1 लाख मिल जाता है। प्लस जो CB लिखा है इसका मतलब होता है कैपिटल सम इंश्योर्ड। ये सॉरी, CB का मतलब होता है कम्युलेटिव बोनस। ये होता है क्लेम फ्री ईयर के ऊपर 5% उसको एक्स्ट्रा मिलता है सम इंश्योर्ड का। मान लीजिए उसने 1 साल के लिए 1 लाख की पॉलिसी ली थी और उसमें कोई क्लेम नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर उसको पॉलिसी रिन्यूअल पे उसका 5% मतलब 1,05,000 रुपये उसका सम इंश्योर्ड हो जाएगा। लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो सिर्फ 1 लाख पे लगेगा। तो ये जो 5,000 है वो उसको वो कम्युनिटी बोनस माना जाता है। ये 5-5% करके मैक्सिमम 50% तक हो सकता है अगर क्लेम नहीं लेता है तो। 50% से ऊपर नहीं होगा। मान लीजिए 1 लाख की पॉलिसी है और अगर उस पर क्लेम नहीं आते हैं तो धीरे धीरे 5-5% करके हर साल बढ़ते हुए वो 50% तो 1.5 लाख तक हो जाएंगे। लेकिन प्रीमियम उसमें हमेशा 1 लाख रुपए का ही पे करना पड़ेगा। अब इसमें डेथ पे 100% है। और अगर शरीर के कोई भी जो 2 अंग है अगर वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं, जैसे 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, 1 हाथ या 1 पैर, 2 अंग एक साथ अगर कोई एक्सीडेंट में अगर चले जाते हैं किसी के तो उसकी स्थिति में 100% मिलता है। अगर कोई जो शरीर के 2 अंग हैं उनमें से कोई एक अंग चला जाए तो उसके इसमें 50% मिलता है। तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है, इसके अंदर भी 100% मिलता है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, इसका
अगर मान लीजिए कोई शरीर का में जैसे उंगलियां हैं, जैसे 5 उंगलियां हैं, 5 में से एक कट जाए तो एक तो पूरी तरीके से डिसेबलमेंट हो गया, बाकी बच गया, तो उसी से उसको ऐसी स्थिति को परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कहते हैं। मतलब वो पार्शियली हुआ है, पूरा नहीं हुआ, हाथ की सभी उंगलियां नहीं कटी है। तो इसमें प्रीमियम कह रहे हो क्लेम किसके हिसाब से डिसाइड होता है वो मैं बताऊंगा आगे आपको। एक होता है टेम्परेरी टोटल टोटल डिसेबलमेंट। इस स्थिति में क्या होता है कि उसको जैसे कोई एक्सीडेंट के अंदर किसी को फ्रैक्चर आ गया है, उसको वो डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया है, तो उस बेड रेस्ट की स्थिति में उसको अपनी सैलरी का या जो भी वो इनकम करता है, बिजनेस करता है, उसका अगर वो नुकसान हो रहा है उसको डायरेक्ट इनकम का, वो बेड रेस्ट के कारण, तो उस स्थिति में उसको 5,000 रुपये पर वीक, और टोटल जो सम इंश्योर्ड लिया उसका 1%, जो 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा, और ये 104 वीक तक ही मिलेगा, 104 वीक से आगे उसको पे नहीं किया जाएगा। ये है कम्युनिटी बोनस। अभी मैंने जो ऊपर आपको बताया था कि ये हर रिन्यूअल पे 5-5% अगर क्लेम नहीं लेते हैं, क्लेम फ्री ईयर होता है, क्लेम नहीं लेते हैं तो 5-5% सम इंश्योर्ड के अंदर जुड़ जाता है, जो मैक्सिमम 50% तक होता है। और ये इसके लिए कंडीशन ये होती है कि रिन्यूअल जो है वो टाइम पे कराना होता है। इसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर मान लीजिए किसी की पॉलिसी है वो 1 फरवरी को ख़त्म हो रही है, तो वो 30 मार्च तक अगर पॉलिसी कराता है, नहीं सॉरी, अगर 1 मार्च को पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, 30 मार्च तक अगर वो पॉलिसी करा लेता है तो उसको कम्युनिटी बोनस मिल जाएगा। अगर 30 दिन के बाद अगर वो पॉलिसी जाके अगर 31 मार्च या 1 अप्रैल को पॉलिसी रिन्यूअल कराता है तो उसका ग्रेस पीरियड जो ख़त्म हो जाता है, तो कम्युनिटी बोनस जो है वो उस स्थिति में जीरो हो जाएगा, सिर्फ सम इंश्योर्ड ही बचेगा। तो ये पॉलिसी में ग्रेस पीरियड है, उसी के अंदर अंदर इसको रिन्यूअल करा लेना चाहिए। अभी मैंने जो बताया था एक टेबल 2 परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, जिसमें मैंने कहा था कि आगे मैं बता रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या है कि जो अगर पार्शियली जो लॉस होता है तो उस स्थिति में क्लेम अगर आता है तो किस हिसाब से डिसाइड होता है, जो हमने सम इंश्योर्ड लिया है उस पर किस हिसाब से कितना मिलता है, वो इस टेबल में दिया हुआ है, जो आप पॉज करके देख सकते हैं अच्छी तरीके से। बाकी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। लॉस ऑफ टो मतलब पैर की उंगलियां हैं, अगर वो सभी कट जाएं, उसमें किसी एक्सीडेंट में उनका लॉस हो जाए, तो टोटल जो सम इंश्योर्ड जो हमने लिया हुआ है उसका 20% मिलता है। अलग अलग आप देख लेना। लॉस ऑफ हियरिंग, आप दोनों कानों से सुनना बंद हो जाए तो 50%, और एक कान से अगर सुनना काम करना बंद कर देता हो 15% के लिए मिलता है। अगर किसी का 4 उंगलियां और साथ में अंगूठा, मतलब 5 उंगलियां का हाथ की 4 उंगलियां एक अंगूठे सहित कट जाए तो 40% सम इंश्योर्ड का, और एक हाथ की 4 उंगलियां अंगूठा बच जाए तो 35% है। लॉस ऑफ थंब, अब ये उंगलियां हैं अलग अलग, लॉस ऑफ थंब, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, अगर इनमें हर फिंगर के अंदर 3 फ्लैंज होते हैं, मतलब 3 पौरवे बोलते हैं जिनको, 3 हिस्से होते हैं हर उंगली के अंदर, और अंगूठे में 2 हिस्से होते हैं। तो अंगूठे का अगर एक हिस्सा कट जाए तो अंगूठे में सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा काम आता है, और उसके बाद एक इंडेक्स फिंगर है वो सबसे ज़्यादा काम आती है। तो इन्हीं में सम इंश्योर्ड का परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। थंब का अगर दोनों हिस्से कट जाएं अंगूठे के तो 25% है, और एक हिस्सा शुरुआत वाला कट जाए तो 10% है। ऐसे लिटिल फिंगर में तीनों हिस्से कटने पे 4% है, 2 हिस्से कटने पे 3 है, और एक हिस्से पे 2% है। तो ऐसे ही रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और लॉस फिंगर में है। और इनके अलावा अगर कोई लॉस होता है जो मैंने इसमें टेबल में आपको दिखाया है, तो वो कंपनी का जो अपना लोकल पैनल डॉक्टर होता है
वो डिसाइड करता है कि कितना परसेंटेज मिलेगा। ये जो टेबल में जो मैंने दिखाए हैं कंपनी कंपनी के अनुसार ये कुछ अलग भी हो सकते हैं, जो उनका पैनल डॉक्टर ने या उन्होंने अपनी पॉलिसी में कर रखा, डिसाइड कर रखा होगा पहले से, तो ये थोड़े भिन्न हो सकते हैं। कुछ एडिशनल बेनिफिट हैं जो बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के पीए पॉलिसी के साथ में मिलते हैं। जैसे फंडल एक्सपेंसेज है, एजुकेशन फंड है। फंडल एक्सपेंसेज में क्या होता है, किसी ने बीमा ली हुई है और उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के केस में उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है जो उसकी बॉडी को घर पे लाने के लिए हॉस्पिटल से, तो जो उसने सम इंश्योर्ड लिया उसका 2% या मैक्सिमम 1000 रुपये उसकी बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे किए जाते हैं, एम्बुलेंस चार्ज। एजुकेशन फंड है कि किसी के डेथ होने पे उसके जो बच्चे हैं उनकी 23 साल से कम उम्र है, तो उनको टोटल जो सम इंश्योर्ड लिया है उसका 10% और मैक्सिमम 5000 रुपये मिलता है। अगर एक बच्चा है तो 5000 और 2 बच्चे हैं तो 10,000 तक मिल जाता है इसमें। और अगर हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर पे करें तो इसके अंदर एक मेडिकल बेनिफिट्स हैं, वो मिलता है। मेडिकल बेनिफिट में 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता है, और उसके अंदर जो है ओपीडी चार्जेस प्लस उसके बाद में कुछ मेडिसिन के चार्जेज हैं वो मिल जाते हैं, क्योंकि वो मेडिक्लेम पॉलिसी में नहीं मिलते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी में 24 घंटे हॉस्पिटलाइज का ज़रूरी है। अगर किसी को मान लीजिए नॉर्मल फ्रैक्चर हुआ है एक्सीडेंट में, तो वो ओपीडी ट्रीटमेंट लिया है और फिर उसको मेडिसिन लिख दी है डॉक्टर ने, तो वो चीज़ें लेने के लिए इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस का कवर ले ऐड ऑन ले सकते हैं, जिसमें 20% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि उन स्थितियों में अगर डेथ होती है या कोई शारीरिक नुकसान होता है तो उस स्थिति में क्लेम नहीं मिलता है। जैसे अगर किसी ने सुसाइड की है या ड्रिंक करके खुद को नुकसान पहुंचाया है, या बिना ड्रिंक खुद को सेल्फ इंजरी खुद को नुकसान किया है, ये मान लीजिए उसने गुस्से में आया दीवार पे हाथ मार दिया, हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसी स्थितियों में क्लेम पेबल नहीं होता है। और मान लीजिए कोई चोरी करके भाग रहा है, दीवार कूद के हाथ पैर टूट गए उसके, तो वो चाहे कि बाद में मेरे को क्लेम मिल जाए, तो ऐसे भी क्लेम नहीं मिलता है। अगर किसी स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट करता है, किसी हड़ताल में करता है, वहाँ कोई दंगे हो जाते हैं, उन दंगों में अगर उसको कोई नुकसान होता है, कोई डिसेबलमेंट हो किसी भी तरीके का या डेथ हो जाए, तो उस स्थिति में भी क्लेम पेबल ये पॉलिसी में नहीं होता है। अगर वो बैलून के अंदर जो पैरासूट्स हैं, बैलून है, इनके अंदर ट्रैवल करता है या घूमने के लिए बैठ में जाता है, तो उसमें भी क्लेम पेबल नहीं है। बाकी ये बस, ट्रेन, एरोप्लेन में अगर वो एज ए पैसेंजर यात्रा करता है तो क्लेम पेबल है, अदरवाइज़ एरोप्लेन में भी पीए पॉलिसी कवर नहीं करती है। और पीए पॉलिसी में आर्मी मैन भी कवर नहीं होते हैं। आर्मी के अंदर अगर वार चल रहा है और वहाँ अगर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंटल लॉस होता है तो वो इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे थे जो कवरेज नहीं है। तो अभी लास्ट में एक चीज़ और बता दूँ, इसका जो सम इंश्योर्ड है वो उसकी एज, उसके रिस्क और वो कौन सी टेबल लेता है इस पर डिपेंड करता है। और साथ में उसका जो सम इंश्योर्ड है वो उसकी इनकम के अनुसार मिलता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, डायरेक्ट इनकम के अनुसार। तो डायरेक्ट जो इनकम है वो उसकी जो ग्रॉस इनकम है पर मंथ
उसका 70 मल्टीप्लाई बाई 72 या ईयरली जो इनकम है उसका 6 गुना तक ही उसको सम इंश्योर्ड मिलता है। उससे ज़्यादा सम इंश्योर्ड अगर वो लेता है तो उसको पेबल नहीं है। ज़्यादा अधिक सम इंश्योर्ड के लिए कंपनियां उससे आईटीआर मांग सकती है। और टेबल 3 में जो है 1, 2 और 3 तीन टेबल दी हुई है। तो टेबल 3 के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम सबसे ज़्यादा लगता है, उस स्थिति में अधिकतर कंपनियां आईटीआर मांग सकती है। देने से पहले, पॉलिसी लेने से पहले आप अपनी आईटीआर साथ लेकर जाएं बीमा कंपनी में, अगर वो मांगे तो वहाँ आप उनको उपलब्ध करा सकें। इसमें अधिकतर कंपनियां मैक्सिमम 5 लाख तक का ही कवर देती है। बाकी टेबल 1, 2 के अंदर आपको ज़्यादा कवरेज मिल जाता है, 5, 10 लाख, 15 लाख तक का। तो इसमें बीमा कराते समय आपको एक आपका आईडी प्रूफ और एक आपका आईटीआर ये ज़रूरी है। और बीमा कंपनी को बताना है, आपको प्रपोजल फॉर्म भर के देना है। उसमें बिल्कुल अपनी सभी जानकारियाँ सही लिखें। पास्ट क्लेम हिस्ट्री अगर कोई है तो वो भी लिखें। पास्ट क्लेम हिस्ट्री के अनुसार भी रिस्क चेंज हो सकती है। और रिस्क जो है, एक और बता दूं मैं कि अगर मान लीजिए आपने प्रपोजल फॉर्म भरते टाइम आपने नॉर्मल रिस्क भरी और आपको बीमा नॉर्मल रिस्क के अनुसार दी है, और एट द टाइम ऑफ क्लेम आप हैवी रिस्क में थे, तो आपके परिवार को या आप अगर को उसका कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। जो आपने रिस्क प्रपोजल फॉर्म के टाइम पे लिए है वही रिस्क आपके एट द टाइम ऑफ क्लेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप पॉलिसी लेते टाइम नॉर्मल रिस्क में थे, बीच में आपने चेंज किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी को दें और कंपनी उसमें जो आपका जो डिफरेंस प्रीमियम है वो चार्ज करेगी और आप हैवी रिस्क में कवर हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर आप हैवी रिस्क में थे और बाद में आपने नॉर्मल रिस्क में काम करने लग गए हैं, उसी स्थिति में आपको क्लेम मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्मल रिस्क में थे और आपने अपना चेंज कर लिया है कि पहले किसी और कंपनी में थे फिर दूसरी में चले गए, लेकिन काम वही है, आप अभी भी नॉर्मल रिस्क में ही आते हैं, तो उस स्थिति में आपको कंपनी में बताने की ज़रूरत नहीं है ये हमने कि आपने काम चेंज कर दिया है, क्योंकि आप पहले भी नॉर्मल रिस्क के अंतर्गत आते थे और अभी भी नॉर्मल रिस्क के आप में आते हो, तो उस स्थिति में आपको पूरा क्लेम पेबल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई है, शायद आपके काम आए। और अगर काम आए तो मेरे आगे कुछ और वीडियो आएंगे जो शायद वो भी आपके काम आ सकें। जैसे अभी कुछ हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, तो अभी मैं अगला शायद नेक्स्ट जो है वो हेल्थ पॉलिसी के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा जो शायद आपके काम आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।